हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर थर्ड ए जो है डिमांड एनालिसिस वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर थर्ड बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझ लेंगे कि हमने थर्ड ए में क्या देखा था और फिर थर्ड बी जो है उससे रिलेटेड ही उसका अगला जो पोर्शन है, उसका अगला वर्जन जो है वो थ्री बी रहेगा। तो क्या है, थोड़ा हम रिवाइज कर लेंगे। हमने देखा था डिमांड चैप्टर में थर्ड ए में कि डिमांड क्या होता है, राइट। फिर डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिर लॉ ऑफ डिमांड हमने देखा था, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन हमने देखे थे। और हमने एक कंसेप्ट लास्ट में पढ़ा था, लास्ट सेशन में भी, कि वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड क्या होता है, बराबर। तो ये सब बातें हमने समझ ली थी, कंप्लीट की थी, आप सबने पढ़ा होगा। एक चीज जो आपको याद होगा जिसपे हमने ज्यादा फोकस किया था वो था हमारा लॉ ऑफ डिमांड, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या दिया था? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कमोडिटी का प्राइस और उस कमोडिटी का डिमांड, उन दोनों में जो रिलेशनशिप था दैट इज व्हाट एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ डिमांड। एंड लॉ ऑफ डिमांड में दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था ये चीज कि जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाएगा, है ना। और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। मतलब प्राइस और डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट इज व्हाट गिवन इन द लॉ ऑफ डिमांड। तो आगे अभी हम जब भी पढ़ेंगे तो हमारा अजम्पशन एक रहेगा क्या, कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन हमेशा रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा? एक अजम्पशन रहेगा, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड आपको एक बात तो बता दी कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, या प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। मतलब इनवर्स रिलेशन है, ये तो बात आपको समझा दी डिमांड चैप्टर में। लेकिन लेकिन एक बात जो है आपने अभी तक नहीं समझी है, आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, जो आपको अभी यहाँ पे थर्ड बी में पढ़ना है। वो बात है एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। एक्सटेंड मतलब क्या, कि देखो प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड चेंज होता है इनवर्सली। लेकिन मेरा सवाल है कि प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड कितना चेंज होता है, कितना मतलब हाउ मच, दैट इज एक्सटेंट कितना होता है। समझ आपको? डिमांड चेंज ज्यादा होता है या डिमांड चेंज कम होता है, वो जो चीज है ना, कि क्वांटिटी कितनी चेंज होगी डिमांड की जब कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, ये जो एक्सटेंट हमें पढ़ना है दैट इज व्हाट इलास्टिसिटी। वो हमें थर्ड बी में पढ़ना है कि when there is a change in price of the commodity, how much demand will respond, how much demand will change। समझ आपको? what is the what will be the extent समझ आपको? कितना होगा चेंज डिमांड में, तो कितना है जो हमारा क्वेश्चन है उसका जवाब हमें मिलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस चैप्टर में। समझता आपको? तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल चैप्टर है, चैप्टर में थोड़ा टेक्निकल है। मैं आपको पहले बता देता हूँ ये चीज कि चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है। कुछ वर्ड ऐसे यहाँ पे है जो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मेरे पास ऐसा तरीका है, आपको मैं बताऊंगा अलग, एकदम सिंपल तरीके से हम समझ लेंगे। आपको तो लॉजिक याद रखना पड़ेगा चीजों का। अगर आप लॉजिक को समझ लोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चैप्टर भी थर्ड ए उतना ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड बी का वेटेज भी 15 मार्क्स था और थर्ड बी का वेटेज भी 15 मार्क का ही है। मतलब थर्ड चैप्टर टोटल दोनों मिला के, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिला के 30 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ 80 30 मार्क्स आपकी कवर हो जाएंगे आप अगर दो चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करते हो। तो आपको समझ में आएगा कि कितना जरूरी है चैप्टर को। ठीक है, तो आपको ये पहले समझना चाहिए जिससे आप हर चीज को प्रॉपरली पढ़ सको। ये चैप्टर में से भी आपको एक 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन सा आएगा, चांसेस किसके रहेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, एक से मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। देखो, चैप्टर दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो हमें पढ़ना क्या है, हम स्टार्ट करेंगे। देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर you have already studied the law of demand which shows the inverse relationship between quantity demanded and price। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये चीज, राइट, कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। The law of demand does not explain the extent of change in demand due to change in the price।
देखो लॉ ऑफ डिमांड में आपको भले ही ये बात बताई थी कि कमोडिटी का प्राइस जब कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, मतलब इनवर्स रिलेशन है, ये आपको बता दिया लॉ ऑफ डिमांड ने। लेकिन कितना चेंज होता है, एक्सटेंट कितना है डिमांड में चेंज होने का जब कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है तब, ये आपको डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में नहीं बताया था। समझे आपको कि अगर कमोडिटी का प्राइस एग्जांपल से 10% से अगर बड़ा होगा तो आपको पता है कि अगर प्राइस 10% से बड़ा है तो डिमांड कम होगा, आपको पता है, लेकिन कितने से कम होगा? 10% से कम होगा, 15% से होगा या 50% से होगा? आपको ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, और वो जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। समझा? ओके। Thus, law of demand fails to explain the quantitative relationship between price and quantity demanded. जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है, क्वांटिटी कितना प्राइस चेंज हुआ तो कितना डिमांड चेंज होगा, नंबर्स में हम जब बात करते हैं वो आपको क्या है नहीं बताया है, वो आपको बताना लॉ ऑफ डिमांड में आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। लॉ ऑफ डिमांड में आपको सिर्फ ये बताया है कि प्राइस जब बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, बट कितने से होगा ये नहीं बताया था। इसलिए आपको बताया था कि आप जो नंबर्स हम लेते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, हमें अंदाजे हम नंबर लेते हैं कुछ भी, है ना, कि जब प्राइस 10 रुपए है डिमांड 1 है, जब प्राइस 20 रुपए हो गया तो डिमांड, मतलब समझ आपको, तो हम क्या कहते हैं, हमने इनवर्स रिलेशन रखा वहां पे। तो ये बात जो है, मतलब नंबर्स जो हमने हाइपोथेटिकल लिए थे, बट रिलेशन क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ती है कुछ परसेंटेज से तो डिमांड कितने से चेंज होता है, वो आपको अभी तक नहीं एक्सप्लेन किया गया है लॉ ऑफ डिमांड में। तो वो कंसेप्ट में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। देखो therefore अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसी वजह से क्या है, अल्फ्रेड मार्शल ने ही ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो कंसेप्ट क्या है हम समझेंगे, ठीक है। सी कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कुछ अलग नहीं है, मैं आपको जो बताया वही चीज है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देखते हैं। रिस्पॉन्स किसका, डिमांड का रिस्पॉन्स देखते हैं, किसके हिसाब से, जब कोई फैक्टर में जब चेंज होता है उसके रिस्पॉन्स में डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करता है, डिमांड कितना चेंज होता है, वो जब जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का इलास्टिसिटी, डिमांड का सेंसिटिवनेस। देखो इलास्टिसिटी को हम एक अलग वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कौन सा, जो इलास्टिसिटी वर्ड है उसको हम बोल सकते हैं सेंसिटिवनेस ना, सेंसिटिवनेस मतलब क्या कि डिमांड कितना सेंसिटिव है, कितना रिस्पॉन्सिव है, किसके रिलेशन में, जो भी फैक्टर को हम चेंज करेंगे उस फैक्टर के रिस्पॉन्स में, ठीक है। जनरली हम प्राइस लेते हैं प्राइस के हिसाब से, बट बाकी फैक्टर्स के हिसाब से भी डिमांड चेंज होता हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जनरल बात करते हैं और फिर हम टाइप्स में स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हम समझेंगे कंसेप्ट, सिंपल है बहुत। द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल। देखो क्या बोला है, ध्यान से समझना है। रिस्पॉन्स ऑफ वन वेरिएबल टू द चेंज इन अदर वेरिएबल, मतलब एक फैक्टर का, एक वेरिएबल का रिस्पॉन्स कितना होगा जब दूसरे फैक्टर में चेंज होगा तब। क्या बोला मैं, एक फैक्टर में एक फैक्टर का रिस्पॉन्स कितना होगा, रिस्पॉन्स कितना की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, जब दूसरे फैक्टर में चेंज होगा तब। तो एग्जाम्पल जब प्राइस की बात करते हैं, तो जब एग्जाम्पल के लिए जब कमोडिटी के प्राइस में चेंज होगा तो उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में कितना चेंज होगा। देखो मैं बात कर रहा हूं कितना, कैसे होगा आपको पता है, इनवर्स होगा, बट कितना होगा ये आपको नहीं पता है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। रिस्पॉन्स कितना है एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के रिलेशन में, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। समझा आपको, समझा आपको चीज। दूसरा एग्जांपल लेंगे, सपोज इनकम चेंज हुआ, आपका इनकम पहले 1 लाख रुपए था, है ना, आपका डिमांड सब एग्जांपल सपोज 100 क्वांटिटी था, आपका इनकम अभी 1.5 लाख रुपए हो गया, कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गया, तो डिमांड कितना होगा, कितना बोल रहा हूं मैं, बढ़ेगा कि कम होगा आपको पता है, बढ़ेगा, जनरली इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, आपको चीज पता है, लेकिन कितना बढ़ेगा, 100 से 150 होगा कि 200 होगा कि 120 होगा कि 100 ही रहेगा, ये आपको समझना है। और ये जो कंसेप्ट है उसे कहते हैं
इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं कि एक फैक्टर में चेंज कितना होगा जब दूसरे फैक्टर में चेंज हो रहा है तब। समझ आपको? फिर से देखेंगे, देखो रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब रिस्पॉन्ड कितना करता है कौन, ऑफ वन वेरिएबल, एक फैक्टर का रिस्पॉन्स किसके रिलेशन में, टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल। दूसरे वेरिएबल में जब चेंज होता है तो पहले वेरिएबल में कितना उसका रिस्पॉन्स, उसमें कितना चेंज होता है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। अब इलास्टिसिटी को जब हम डिमांड की बात करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर में अगर चेंज हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में कितना चेंज होगा, दैट इज व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि जो फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, फिर वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो, वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो, या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, ये क्या फैक्टर्स है जो क्या डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर में, एक आधे फैक्टर में चेंज हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में कितना चेंज होगा, वो हमें बोलता है कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कंसेप्ट में पढ़ना है इस जगह पे। ठीक है, देखो आगे देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर इलास्टिसिटी का मतलब समझा हमने कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल। समझा आपको? तो फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, फिर डिमांड ऐड किया हमने तो हमें डिमांड की बात करना है स्पेसिफिकली। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर। मतलब एनी अदर फैक्टर या प्राइस, मतलब कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा या कोई भी अदर फैक्टर में क्या आता है, इनकम हो या प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब उनमें अगर चेंज हुआ तो डिमांड का क्या रिस्पॉन्स होता है, डिमांड का कितना रिस्पॉन्स रहेगा, उसे कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा आपको? चीज क्लियर है? मतलब एग्जांपल, अगर कमोडिटी का प्राइस 10% से बढ़ा तो डिमांड कितने परसेंट से कम होगा। देखो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, ये तो आपने पढ़ लिया है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में। तो ये तो आपको इसके आगे बढ़ना है। अभी आगे क्या बढ़ना है हमें कि कितना चेंज होगा, कितना ना, और वही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसेप्ट। हम क्वांटिटी में मेजर करने वाले यहाँ पे। तो हम बात करें अगर 10% अगर प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो डिमांड कितने परसेंट से कम होगा, 5% से कम होगा, 10% से होगा, 15% से होगा, 20% से होगा, 100% से होगा, कितने से होगा, दैट इज व्हाट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। ओके, चलो आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। ग्रेट मतलब ज्यादा हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है। किस पर? अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड which rises much or little for a given fall in price and quantity demanded falls much or little for a given rise in price। देखो आपको थोड़ा आराम से पढ़ना है कंसेप्ट को, दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट कहाँ तक रहेगा हमारा, यहाँ तक रहेगा। देखो यहां से लेके यहाँ तक। तो क्या बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रहेगा ग्रेट मतलब ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस। मतलब जब गिवन कमोडिटी का प्राइस जब कम हो रहा है तो डिमांड राइज हो रहा है, तो राइज मच हो रहा है या लिटिल हो रहा है। मतलब एग्जांपल के लिए अगर हमारा प्राइस, हमारे एग्जांपल में हम यहाँ पे ले रहे हैं, अगर हमारा प्राइस 10% से अगर कम हो रहा है तो फिर डिमांड जो है वो कितने से बढ़ रहा है। अभी देखो डिमांड बढ़ना चाहिए कितने से, वो 15% से बढ़ रहा है या 5% से बढ़ रहा है, मतलब मच से बढ़ रहा है या लिटिल से बढ़ रहा है। मच मतलब ज्यादा से, लिटिल मतलब कम से, बढ़ना चाहिए लेकिन, है ना। देखो एक एक वर्ड को, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस, देखो डिमांड राइज हो रहा है, डिमांड राइज हो रहा है, दिख रहा है आपको, राइज बताया मैंने। हाँ मच, मच मतलब 15%,
और लिटिल, लिटिल मतलब 5% फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस, प्राइस फॉल हुआ है जो भी एग्जांपल में 10%, तो उसके रिस्पॉन्स में डिमांड राइज हो रहा है कितने से, मच 15% और लेस मतलब 5% लिटिल। और एंड आपको बोला देखो, एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, अभी मच और लिटिल फॉर गिवन राइज इन प्राइस, मतलब अगर प्राइस अगर 10% से राइज हुआ होता, बढ़ा होता, तो डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड वो 15% से कम हो रहा है कि 5% से कम हो रहा है। देखो अभी जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, ये बात तो पता है आपको, इसलिए मैंने क्या बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, फॉल होगा, नीचे जा रहा है ना। हाँ कैसा, लेकिन मच और लिटिल, मच मतलब 15% से, लिटिल मतलब इससे कम मतलब 5%। फॉर अ गिवन, गिवन मतलब जो हमें दिया है प्राइस में, प्राइस में कितना दिया हमें, एग्जांपल यहाँ पे 10% दिया है राइज इन प्राइस, तो प्राइस 10% से अगर बढ़ा तो डिमांड 15% से कम होगा कि 5% से कम होगा, मतलब मच से कम होगा या लिटिल से कम होगा। तो आपको एक बात समझ में आई होगी यहाँ पे डेफिनेशन में अल्फ्रेड मार्शल का, कि प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या रहेगा, हमेशा भी इनवर्स रहेगा। बिकॉज आपको ध्यान में है, जब हमने प्राइस डिमांड को राइज किया तब प्राइस क्या था, फॉल हुआ था, जब डिमांड को हमने फॉल किया तब प्राइस क्या था, राइज था। तो प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या है, इनवर्स है ना। हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं अभी, वो तो आपको समझ लेना कि इनवर्स ही रहेगा। हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की नहीं, क्वांटिटी की, कितना चेंज होता है, कितना मच और लिटिल, उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो प्राइस में जितना गिवन मतलब जितना प्राइस में चेंज होगा उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में चेंज ज्यादा होता है क्या, कम होता है, ज्यादा हो रहा है तो ये, कम हो रहा है तो ये। तो वो जो है वो हमें कंसेप्ट पढ़ना होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि जब प्राइस चेंज होगा उसके रिस्पॉन्स में डिमांड कितने कितने से चेंज होगा। समझ में आया आपको? चलो आगे देखेंगे, ये रफ कर दूं, ये लिख लेना आपने, है ना। चलो आगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको ध्यान में होगा दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म, टेक्निकल टर्म है ऑब्वियसली, है ना। हाँ लेकिन क्या पढ़ना आपको इसमें, देखो एक सेकेंड, हाँ टेक्निकल टर्म विच डिस्क्राइब्स, जिसमें क्या बताया है, विच डिस्क्राइब्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल और राइज इन द प्राइस। हमें क्या दिया, अंडरलाइन करना है कि डिमांड का रिस्पॉन्स कितना होगा जब प्राइस में राइज और फॉल होगा, मतलब जब कमोडिटी का प्राइस राइज होता है या फॉल होता है, मतलब जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में कितना चेंज होगा, that is what elasticity of demand is, कि how much demand will change when there is a change in price of the commodity। मैं सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं प्राइस की बात इसलिए कर रहा हूँ जनरली कि जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं और आपको स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप होते हैं वैसे देखा जाए तो, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। तो कुछ नहीं दिया है तो हम जनरली प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के प्राइस ले रहे बार बार। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ना, मतलब डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, डिमांड का कितना रिस्पॉन्स है चेंज होने का, किसके हिसाब से, ड्यू टू फॉल और राइज इन प्राइस, उस कमोडिटी का प्राइस में राइज या फॉल होने की वजह से डिमांड कितना चेंज हो रहा है, कितना की वर्ड पे आपको फोकस करना है, रिस्पॉन्स वर्ड पे फोकस करना है, सेंसिटिव वर्ड पे फोकस करना है कि डिमांड सेंसिटिव। देखो समझना आपको, अगर प्राइस 10% से अगर कम हुई है, प्राइस अगर 10% से कम हुई है, प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, और क्वांटिटी डिमांडेड अगर 15% से अगर बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि डिमांड क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है। डिमांड क्या है, सेंसिटिव है, मतलब डिमांड क्या है, ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, कि प्राइस में थोड़ा भी चेंज हुआ कि डिमांड में क्या होता है, चेंज ज्यादा होता है, मच होता है।
और अगर यही अगर 5% चेंज हुआ होता, 5% अगर प्राइस बढ़ा होता, सॉरी 5% डिमांड अगर बढ़ा होता, तो हमने क्या बोला था कि डिमांड ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। डिमांड क्या है? सेंसिटिव नहीं है। जब प्राइस में 10% कम होता है तो डिमांड सिर्फ 5% से ही बढ़ता है। मतलब जितना प्राइस में चेंज हुआ है उससे भी कम चेंज डिमांड में होता है। तो हम कहेंगे डिमांड कम सेंसिटिव है, लेस सेंसिटिव। समझता है? क्लियर? तो इस सबको समझना है। इन अदर वर्ड्स, इट इज द, अभी फॉर्मूला देखो क्या है। इट इज द, अंडरलाइन करना आपको फॉर्मूला, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो फॉर्मूला सिंपल है, क्या है? देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज in price. This is the formula of calculating price elasticity of demand. क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना परसेंटेज डिमांड में चेंज हो रहा है, डिवाइड बाय कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हो रहा है। आप जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या को समझना है? आपका आंसर एक से कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या को समझना है? और आपका आंसर 1 से ज्यादा आया, 1 से ज्यादा आया तो क्या, 1 से कम आया तो क्या? ये जो आंसर आपका आएगा, यहाँ पे आंसर जो भी आपका आएगा उसे हम कहेंगे ईडी। तो आंसर क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है। 1 है इसका मतलब क्या, हम समझेंगे। 1 से कम है मतलब क्या, 1 से ज्यादा है मतलब क्या, ये सारी चीजें हमें समझना है चैप्टर के अंदर। ठीक है, समझ में आपको? तो पहले बेसिक आपको कंसेप्ट समझना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है ना? तो क्या होता है आपको अभी तक ध्यान में आ गया होगा, इलास्टिसिटी इज व्हाट? सेंसिटिवनेस ऑफ डिमांड, इट इज अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल विच अफेक्ट्स डिमांड। जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं ऐसे वेरिएबल में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज कितना होता है, वो जब आप निकालते हो उसे क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। हमने अभी प्राइस लिया है, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा है? ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आपको 12th में 3 जो टाइप से पढ़ने हैं, 12th में 3 है, आगे आप और भी कर सकते हो, फाउंडेशन में आप ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ते हो उससे। तो देयर आर 3 टाइप्स जो आपको पढ़ने हैं। वो है एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दीज आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स है ना। तो हम बात करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड जो है जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आपको एक बात पहले ही बता दी कि जब हम कुछ मेंशन नहीं करते, हम सिर्फ बात करें, जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो उसको हम प्रिज्यूम करते, अज्यूम करते कि हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। जब कुछ नहीं बोला होता है तो वी अज्यूम इट टू बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसलिए जनरली फॉर्मूला भी आपको यही दिया हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कितना परसेंटेज चेंज डिमांड में हो रहा है और कितना चेंज प्राइस में हो रहा है, आप इसका रेशियो निकालते हो। ठीक है, चलो तो अभी तीनों जो टाइप्स है हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपको इतना डिटेल में नहीं है, बट उसका मीनिंग और उसका यूज क्या है वगैरह हम उसको समझ लेंगे, वो यूज कहाँ पे होते हैं वगैरह। एंड जो थर्ड जो है प्राइस इलास्टिसिटी, वो आपको डिटेल में समझना है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखो जैसे हमने बात की पहले ही कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, है ना? बराबर है। तो आपके कहना सिर्फ जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है उसकी जगह पे यहाँ पे इनकम लेना है। क्या करना है आपको? इनकम लेना है। मतलब इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में कंज्यूमर का डिमांड कितना चेंज होता है, हाउ मच डिमांड चेंजेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। हम प्राइस की बात करेंगे यहाँ पे नहीं, प्राइस कांस्टेंट है। जब हम एक की बात करते हैं तो बाकी हम क्या करते हैं, हमेशा पता है कांस्टेंट अज्यूम करते हैं माइक्रो में। ठीक है ना? तो हम बात करें इनकम की, तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होगा? सिर्फ इनकम चेंज होगा। मतलब कमोडिटी का प्राइस हो या बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे।
राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर के इनकम में अगर चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में डिमांड कितना चेंज होगा। ओके, तो सिंपल है, सिर्फ हमने जो फॉर्मूला पहले देखा था उसमें थोड़ा चेंज होगा। हमने फॉर्मूला क्या देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम प्राइस के रिस्पॉन्स में डिमांड कितना चेंज हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इनकम में चेंज हुआ तो डिमांड कितना चेंज होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला आपका आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्या क्या हमने प्राइस के यहाँ पे इनकम यूज कर लिया, समझा आपको। सिंपल, इनकम के रिस्पॉन्स में डिमांड कितना चेंज होगा, इनकम में जब चेंज होता है उसके रिस्पॉन्स में डिमांड कितना चेंज होगा उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो देखेंगे। इनकम इलास्टिसिटी, इट रेफर्स टू अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन, देखो डिग्री ऑफ, डिग्री मतलब कितना, है ना, ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं हम, ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब डिमांड का कितना रिस्पॉन्स होगा किसके हिसाब से, टू अ चेंज इन इनकम ओनली। मतलब इनकम अगर चेंज होता है तो कितना डिमांड में, कितना वर्ड यूज कर रहा हूं, हाउ मच, कितना रिस्पॉन्स होगा डिमांड का। समझ में आपको, सिंपल है। अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो या बाकी फैक्टर्स हो, सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। समझा। चलो देखो फॉर्मूला देखो, ई वाई, अभी प्राइस इलास्टिसिटी को हम ईडी लिखते हैं, इनकम के लिए हम वाई यूज करते हैं। तो ई वाई इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्या कहना आपको, देखो सिर्फ प्राइस जो था, पीछे क्या था हमारा, देखो यहाँ पे हमारा प्राइस था, आप थोड़ा ध्यान से देखना, तो वहां पे प्राइस था, यहाँ पे इनकम आएगा, बिकॉज वहां पे हम प्राइस के रिस्पॉन्स में डिमांड का, प्राइस के, प्राइस में चेंज होने से डिमांड का रिस्पॉन्स देख रहे थे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इनकम में चेंज होने से हम क्या देख रहे हैं, डिमांड का रिस्पॉन्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, प्राइस के यहाँ पे इनकम आ जाएगा। समझा। ओके, आप जब इसको सिंबॉलिकली, आप जब उसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो अभी जो डेल्टा है, डेल्टा मतलब होता है चेंज। डेल्टा मतलब क्या होता है, जब आप ये जो आप देखो ये त्रिकोण जो बना है डेल्टा, उसको डेल्टा कहता हूं मैं, उसको क्या कहेंगे, चेंज कहेंगे। तो आपका, आपको अगर परसेंटेज फॉर्म में दिए है कि आपका इनकम 10% से चेंज हुआ और डिमांड आपका 15% से चेंज हुआ, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला जो दिया है आपको, ये वाला फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको नंबर्स में दिए हैं वैल्यूज, आपको दिया है कि सपोज आपका इनकम पहले 1 लाख रुपए था, तो आपका डिमांड 100 यूनिट्स था, ये इनकम है और ये डिमांड है। आपका इनकम अभी सपोज 1.5 लाख हो गया, तो आपका डिमांड जो है एग्जांपल सपोज 140 हो गया, आपको नंबर्स में दिए हैं, तो फिर वहां पे आप इसका परसेंटेज निकालोगे अलग से, इसका अलग से निकालोगे। तो इतना करने से अच्छा क्या है, आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी निकालते आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल है, देखो देखो ये दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा का मतलब होता है चेंज, क्या होता है, चेंज। डेल्टा मतलब इज इक्वल टू चेंज। तो क्यू मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई मतलब होता है, देखो क्यू मतलब है यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई का मतलब होता है इनकम। आपको सब दिया है नीचे, ठीक है ना। तो देखो डेल्टा क्यू मतलब जो होता है, इसका डेल्टा मतलब चेंज एंड क्यू मतलब क्या, डिमांड। तो डेल्टा क्यू मतलब क्या, चेंज इन डिमांड, क्या कहेंगे, चेंज इन डिमांड अपॉन क्या है, क्यू है, तो क्यू मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिनल डिमांड। आपका जो ओरिजिनल डिमांड था, जो पहले कितना था हमारा ओरिजिनल डिमांड 100, तो वो यहाँ पे आएगा। चेंज मतलब कितना, दोनों का डिफरेंस, 100 एंड 140 का डिफरेंस कितना होता है, 40, तो वो आएगा।
ओके हाँ, तो 40 डिवाइड बाय 100 ऐसा आपको यहाँ पे मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय y मतलब क्या, ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल इनकम जो आपका पहले था कितना, ओरिजिनल आपका 1 लाख रुपए था, एंड डेल्टा वाई मतलब क्या, चेंज इन इनकम, 1 लाख का 1.5 लाख हुआ मतलब कितना, 50,000, समझा आपको, चेंज मतलब क्या, डिफरेंस दोनों का। तो ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, समझे आपको। ओके, तो फॉर्मूला फिर से रिपीट करता हूं मैं, फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप देखो ये आपने मैथमेटिकल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको दिया है उसका डेरिवेशन, तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, इतना डेरिवेशन की जरूरत नहीं आपको। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। जब भी हम बात करें चेंज, इसका मतलब होता है दोनों का आपको डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस, ठीक है। चलो अभी आप जब फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर आपको मिलेगा, आपको देखना है कि आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो आ रहा है। आपका आंसर इधर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो, आपका आंसर जीरो से ज्यादा है, 0.5 है या 7 है ना, या 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी आंसर आया, मतलब जीरो से ज्यादा है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव आंसर आया। एक तो हो सकता है जीरो आ सकता है, या तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव आ सकता है ना। तो इनकम इलास्टिसिटी तीनों में से आपका एक आएगा, और उसी के हिसाब से क्या है, उसके टाइप्स आपको बना के दिए हुए हैं। देखो अभी यू शुड नो में आपको दिए हैं टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी के 3 टाइप होते हैं, कितने होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से देखो, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। क्या क्या है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड थर्ड इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी। फर्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव, आराम से देखो पॉजिटिव, जब आपने फॉर्मूला ऊपर यूज किया आपका आंसर पॉजिटिव आया, आपका आंसर जीरो से ज्यादा आया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका क्या है, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, आपका पॉजिटिव है। और सबसे जरूरी बात को समझना क्या है, पॉजिटिव आंसर कब आएगा, तो पॉजिटिव आंसर आपका आएगा नॉर्मल गुड्स में। कब आएगा आपका आंसर है, ये आएगा आपका नॉर्मल गुड्स में। मैंने आपको डिमांड चैप्टर पढ़ाते वक्त एक कंसेप्ट पढ़ाया था, आपको बताया था कि ये कंसेप्ट आपके लिए जरूरी नहीं है ना, लेकिन आगे आपको लगता है, वहां पे आपको बता दें। देखो यहाँ पे आपको चीज काम आने वाली है कि इनकम जो है उसके हिसाब से आपकी चीज जो डिमांड है वो बदलती है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा, या जब इनकम कम होता है तो डिमांड भी कम होता है, जिससे क्या आएगा, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स योर आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो से ज्यादा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसीलिए नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, आपका इनकम इलास्टिसिटी क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में, लेकिन आपको फॉर्मूला का समझना, आपको अगर मीनिंग समझना है कि व्हाट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, तो थोड़ा टेक्निकल भाषा में बात करेंगे हम कि ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, if demand of the consumer changes in same direction। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख लेना और फिर सुनना एक बार, फिर पढ़ना एक बार, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस इन सेम डायरेक्शन। इट मीन्स, ये भी लिखना, इट मीन्स ड्यू टू राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम राइज होने से क्या हुआ है, डिमांड भी राइज हो गया है। ड्यू टू राइज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, डिमांड ऑल्सो राइजेस, और ड्यू टू फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड ऑल्सो फॉल्स, देन दैट इज व्हाट, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। समझा। तो आगे बात करेंगे हम निगेटिव। निगेटिव कब होगा, फिर इसके उल्टा, कि जब इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा नहीं, डिमांड कम हो जाएगा। इनकम बढ़ने से डिमांड कम होता है, या इनकम कम होने से डिमांड बढ़ेगा। अगर इनवर्स रिलेशन है तो क्या कहेंगे उसे, तब आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा।
नेगेटिव में आंसर आ रहा है आपका, जब फॉर्मूला में आप जब वैल्यूज डालेंगे आंसर नेगेटिव जब आएगा आपका, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। और आपको याद होगा मैंने एक बात आपको बताई थी चीज कि ये आपको कब देखने मिलता है, ये आपको देखने मिलता है जब गुड्स कौन सा है, इंफेरियर होता है ना। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन से केस में इंफेरियर गुड्स में देखने मिलेगा। इंफेरियर मतलब क्या, लो क्वालिटी गुड्स में। बिकॉज जब आपका इनकम बढ़ता है ना तो आप लो क्वालिटी गुड्स ज्यादा पसंद करते हो क्या, नहीं। तो वहां पे जब आपका इनकम बढ़ता है तो इंफेरियर गुड्स का डिमांड बढ़ता है क्या, नहीं, कम होता है। तो क्या देखने मिलेगा आपको यहाँ पे, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आपको देखने मिलेगा कि इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है, समझा। तो उसे कहते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। आप लिख लोगे आपके लैंग्वेज में कि ड्यू टू change in income of the consumer, demand of the consumer changes in inverse way, in opposite direction, then that is what, negative income elasticity. For example, due to rise in income of the consumer, demand of the consumer falls. It is found in case of inferior goods. Clear? चलो देखो आपको यहाँ पे दिया है कि नेगेटिव का इंफीरियर और गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इनकम। डिमांड डिक्रीज हो रहा है जब इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है डिमांड डिक्रीज हो रहा है, इनवर्स रिलेशन दिख रहा है आपको। चलो एंड जीरो क्या होगा, जीरो मतलब क्या कि आपका इनकम चेंज होने के बावजूद आपका डिमांड चेंज नहीं हो रहा है। डिमांड क्या है आपका, कांस्टेंट है, डिमांड कांस्टेंट है। यहाँ पे आपका इनकम चेंज हुआ, आपका इनकम 1 लाख रुपए था अभी 1.5 लाख हो गया, बट फिर भी आपका जो डिमांड है वो चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड कांस्टेंट है आपका। तो उसे क्या कहते हैं, जीरो इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब आपका डिमांड चेंज होगा ही नहीं। यहाँ पे कैसे गुड्स में होता है, इट इज फाउंड इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स। बिकॉज जैसे एग्जांपल सॉल्ट की बात करेंगे हम, सॉल्ट क्या होता है, आपका इनकम 1 लाख रहा तो भी आप उतना ही नमक यूज करोगे जितना आप 1.5 लाख रुपए इनकम होगा तब करोगे। नमक चेंज होने लगा आपका, या मेडिसिन जो होता है उसका डिमांड बदलता है क्या आपका, नहीं बदलता है। इसलिए बात है इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स क्या देखने मिलेगा आपको, जीरो इनकम इलास्टिसिटी आपको देखने मिलता है। समझा, क्लियर। चलो आगे पढ़ेंगे। तो यू शुड नो में आपको दिया है, इसका मतलब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इनकम इलास्टिसिटी के 3 टाइप होते हैं। एक तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव क्या होता है कि जब इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है इनकम में और डिमांड में। तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, जीरो से ज्यादा आएगा, उसे कहेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इट इज फाउंड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है। सेकेंड जो है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, उसमें क्या होता है, इनकम बढ़ने से डिमांड कम होता है ना। वो आपको फाउंड होगा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। आपको मैं लॉजिक बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका आंसर, निगेटिव में आएगा, माइनस में आपका आंसर आएगा। एंड थर्ड जो है जीरो, मतलब क्या, आपका इनकम चेंज हुआ फिर भी डिमांड चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो ये क्या होता है, इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स होता है। ओके, क्लियर यहाँ तक। तो ये हमने इनकम पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी जो आज हमें लास्ट पढ़ना है आज के लिए वो है क्रॉस इलास्टिसिटी, और कल का सेशन हमारा पूरा रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, तो हम एक एक चीज पूरा सीक्वेंस से पढ़ेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी आज हम कंप्लीट करेंगे। क्रॉस मतलब क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा, ठीक है ना। तो क्रॉस, तो यहाँ पे हम एक गुड्स की बात करेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे 2 गुड्स की। एक गुड्स का प्राइस और दूसरे गुड्स का डिमांड। क्या बात करेंगे हम, एक गुड्स का प्राइस और दूसरे गुड्स का डिमांड, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि अगर दूसरे गुड्स की, देखो मैं बोलते हूँ कैसे बोल रहा हूँ, दूसरे गुड्स के अगर प्राइस में चेंज हुआ तो पहले गुड्स के डिमांड में कितना चेंज होता है। अगर एक गुड्स के, एक कोई भी जो नाम ले रहे हैं, एक गुड्स के प्राइस में अगर चेंज हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरे गुड्स के डिमांड में कितना चेंज होगा। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, मैं एक कमोडिटी का प्राइस की बात कर रहा हूँ और दूसरे के डिमांड की बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स देख रहा हूँ। ऐसा एग्जांपल के लिए, अगर टी के प्राइस में चेंज हुआ, अगर टी का प्राइस 10% से बढ़ा तो कॉफी का डिमांड कितने परसेंट से बदलेगा, कितने परसेंट से बदलेगा, उसे क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, अदर कमोडिटी, है ना। एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से
दूसरे कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज होता है। जब हम ये स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हम कहाँ पे देख रहे हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो वाला जो पॉइंट है ना, वो वाला हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना आपको क्लियर। तो देखो हम समझ लेंगे, इट रेफर्स टू, क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। आपको ये जो चीज है ना, ये भूलना नहीं है, तो लैंग्वेज ध्यान रखना है। चेंज इन डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। कार के प्राइस में चेंज होने से पेट्रोल के डिमांड में कितना चेंज होगा, या चाय के प्राइस में चेंज होने से कॉफी के डिमांड में कितना चेंज होगा, वो क्या है, दैट इज व्हाट, क्रॉस इलास्टिसिटी। कितना बात कर रहे हैं हम, रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या होता है, एक का प्राइस और दूसरे का डिमांड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो किस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्सिट्यूट गुड्स की केस में होता है, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या करना है आपको, इनकम की जगह पे अभी प्राइस ऑफ बी लेना है। तो हम देखो क्या करेंगे, ईसी, अभी क्रॉस इसलिए सी वर्ड यूज किया है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। अभी ए के जगह पे सपोज हम एग्जांपल के लिए टी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, या बी के जगह पे हम लिख सकते हो कॉफी। मतलब कॉफी के प्राइस में, या फिर कॉफी की प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा, डिमांड का जो चाय का जो डिमांड है उसका कितना रिस्पॉन्स होगा, उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आपको। तो यहाँ पे आपको हमेशा दो चीजें देखनी है, दो कमोडिटीज देखनी है, एक का प्राइस और उसके रिलेशन में दूसरे का डिमांड, उसका रिस्पॉन्स कितना है आपको वो यहाँ पे स्टडी करना होता है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। देखो अभी यहाँ पे भी सेम तीन टाइप से यहाँ पे है। अब जब ये देखोगे फॉर्मूला, तो कुछ नया फॉर्मूला नहीं, देखो डेल्टा क्यू ए मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन क्यू मतलब डिमांड, चेंज इन डिमांड ऑफ ए अपॉन ओरिजिनल डिमांड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी, पी मतलब प्राइस ऑफ बी मतलब प्राइस ऑफ कॉफी, डिवाइड बाय मतलब ये जो है दैट इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ कॉफी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी। समझे आपको। तो आपको एक का डिमांड, ए का डिमांड और बी का प्राइस आप इसको ले रहे हो एक साथ, आपको आपका जो इलास्टिसिटी है वो मिल जाएगा, जो आएगा वो उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डेल्टा क्यू ए अपॉन क्यू ए, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी मतलब क्या, प्राइस ऑफ कमोडिटी बी अपॉन डेल्टा पी मतलब क्या, चेंज इन प्राइस ऑफ बी। समझ में आ गया। चलो आगे देखो, यू शुड नो सेम तीन टाइप्स होते हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड जीरो क्रॉस, इतना समझ लिया। आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे। पॉजिटिव जो सेम हमने इनकम में देखा था वही सेम डेफिनेशन याद रखना है, कुछ नहीं, सिर्फ बात इतनी यहाँ पे इनकम की वजह से बदल रहा था या फिर प्राइस ऑफ एक गुड्स अदर गुड्स की वजह से है ना। तो हम बात करेंगे, देखो ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी या डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी चेंजेस इन सेम डायरेक्शन। लिख लो ये चीज, आपको बाद में फिर पढ़ते वक्त काम आएगा रिवीजन के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी और डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी changes in same direction, then it is called as positive cross elasticity। मतलब क्या कि एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से दूसरे कमोडिटी का डिमांड अगर बढ़ रहा है ना, कमोडिटी ए का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसके साथ में क्या रहा है, कमोडिटी जो बी है उसका डिमांड भी क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी बढ़ रहा है, प्राइस एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जब मूव होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं,
पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। एंड ये आपको कौन से गुड्स में देखने मिलता है? ये आपको देखने मिलता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। आपको याद होगा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या होता है। अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी का डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। बिकॉज जो टी का प्राइस बढ़ गया तो टी जो लोग लेने वाले टी जो लोग ले रहे थे वो लोग कॉफी पे शिफ्ट होंगे तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। तो टी का प्राइस बढ़ने से कॉफी का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो दोनों का एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है। क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। समझा? देखो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कौन से गुड्स में देखने सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखने मिलेगा। एग्जांपल टी एंड कॉफी। क्लियर? दूसरा जो है वो है नेगेटिव। इसका उल्टा कि जब एक कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ रहा है उससे क्या होगा? दूसरे कमोडिटी का डिमांड क्या होगा? कम